गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर। हम सैलरी हेड कर रहे हैं। सैलरी हेड में हमने परक्यूजिट शुरू किए हुए हैं। टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली। और आज हम करेंगे टैक्स फ्री परक्यूजिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अब हमने सेकंड जो है वो करना है। डिटेल तो उसके आगे है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आज हम करेंगे परक्यूजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ जो है ओनली। विशिष्ट, सबसे पहले तो इसका मतलब हमें समझना जरूरी है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कौन है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है। उन्होंने ऐसे डेफिनेशन नहीं दी, ये बताया है कि इसमें कौन कौन जो है वो इंक्लूडेड है। जो एम्प्लॉयज़ जो नियोक्ता कंपनी का क्या है, डायरेक्टर भी है, या एम्प्लॉय जिसके पास कंपनी के कम से कम 20% आपके वोटिंग राइट्स हैं, आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं वो, और जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से अधिक है। तो यहाँ पर हम सैलरी में क्या लेंगे, कैश सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी भुगतान कैश में किए जाते हैं, और उसमें हम एंटरटेनमेंट अलाउंस को जोड़ भी लेंगे और फिर उसकी डिडक्शन भी दे देंगे। उसका टोटल करके अगर आपकी सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा आती है तो वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय जो है वो माना जाएगा। और अगर वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम करता है तो सारे एम्प्लॉयर से मिलाकर जो है अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो इसमें जो है 50,000 से अगर ज़्यादा है तो तीन तरह के हो गए। एक तो वो एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं, या वो एम्प्लॉयज़ जिनके पास कंपनी के 20% वोटिंग पावर है या 20% इक्विटी शेयर्स हैं, या जिनकी सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा है। 50,000 का मतलब मैंने बता दिया, आपकी कैश सैलरी प्लस ऑल कैश अलाउंसेस, और उसमें से एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करके फिर उसकी डिडक्शन देने के बाद 50,000 से अगर ज़्यादा बनती है। और अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं तो 50,000 जो है कुल मिलाकर दोनों से अगर 50,000 से उससे ज़्यादा मिलते हैं तो इसमें जो है आपकी जो टैक्सेबल है वो कार की फैसिलिटी है, स्वीपर, गार्डनर, चौकीदार या पर्सनल असिस्टेंट की सुविधा है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की फैसिलिटी है, एजुकेशन अलाउंस है, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। और तीसरे हैं आपके टैक्स फ्री परक्यूजिट्स। टैक्स फ्री परक्यूजिट्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की आगे डिटेल दी हुई है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ के कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बिजनेस प्लेस पर आपको फ्री ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी जो है वो दी जाती है, या आपके वर्किंग प्लेस पर ही आपको रहने की सुविधा जो है वो दी जाती है। टेलीफोन की सुविधा, जिसमें मोबाइल फ़ोन भी इंक्लूडेड है, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। ग्रुप इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय या उसके बच्चों को देने वाला स्टाइपेंड, स्टाइपेंड मतलब छात्रवृत्ति, आप सभी समझते हो, स्कॉलरशिप आप क्लेम करते हो। और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, जो आजकल कैब्स वगैरह चलती हैं, या और जो एम्प्लॉयर की वर्किंग प्लेस पर लाने ले जाने का जो सुविधा दी जाती है वो उसकी कॉस्ट भी फ्री मानी जाती है, फ्री परक्यूजिट माना जाता है। रिफ्रेशर कोर्स टू रिफ्रेश द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय, अगर कोई पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है तो ये भी एक स्टाइपेंड की तरह माने जाते हैं। और अगर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स दिए हैं उसके ऊपर टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर चुकाता है, तो वो भी उसकी सैलरी में इंक्लूड किए जाएंगे। और फॉरेन में नौकरी पर लगे हुए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको वहाँ पर जो परक्यूजिट्स दिए जाते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी परक्यूजिट्स दिए जाते हैं बाहर फॉरेन में, कोई सुविधाएं दी जाती हैं, सिर्फ बेसिक सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, बाकी जो भी अलाउंसेस या परक्यूजिट्स मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रेंट फ्री अकोमोडेशन में रहने की सुविधा, उसकी भी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिए जाने वाला रेंट फ्री अकोमोडेशन और कन्वेंस की फैसिलिटी जो है वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। ये जो आपके मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनको कोई रहने का मुफ्त मकान, मेंबर पार्लियामेंट हैं या एमएलएज हैं, कोई किसी को भी इस तरह की कोई सुविधा दी जाती है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। फैमिली या उसके फैमिली मेंबर को अगर मूवेबल प्रॉपर्टी
जैसे लैपटॉप वगैरह जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए दिया जाता है, कंप्यूटर्स दिए जाते हैं, तो वो भी एग्जम्प्ट होता है। और इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट पर लोन, अगर उस लोन का अमाउंट 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट जो है वो माना जाता है। और अगर कोई एसेट, मूवेबल एसेट 10 साल एम्प्लॉयर यूज़ करता है उसके बाद एम्प्लॉय को दे देता है, जैसे इसमें लेकिन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कार शामिल नहीं है, उसके अलावा कोई भी एसेट बिना कंसिडरेशन के देता है, बिना प्रतिफल के हस्तांतरित कर देता है, तो वो भी परक्विजिट नहीं माना जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। और पीरियोडिकल्स, जर्नल्स और लीव ट्रेवल कंसेशन, ये आगे हम डिटेल में करेंगे, लीव ट्रेवल कंसेशन जो है वो क्या होता है। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो वो सारा मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पर बताऊंगी। अगर एम्प्लॉयर द्वारा अपने हॉस्पिटल में या अपने ही क्लिनिक में एम्प्लॉयज़ का या उनके फैमिली मेम्बर्स का कोई ट्रीटमेंट किया जाता है और एम्प्लॉय इस सुविधा का लाभ उठाता है, तो इस तरह की फैसिलिटी जो है वो एग्जम्प्ट मानी जाएगी। ध्यान से देखना कि अगर एम्प्लॉयर अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में एम्प्लॉई या उसके फैमिली मेम्बर्स का टैक्स फ्री, उसका बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट करता है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट परक्विजिट जो है वो माना जाता है और एम्प्लॉई इसका बेनिफिट उठाता है तो फ्री होगा, कोई टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा। दूसरा, अगर उसका ट्रीटमेंट जो है लोकल किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट क्लिनिक में होता है और वो एम्प्लॉय को रिकमेंड करता है वहाँ पर और ट्रीटमेंट होता है, तो उसकी फैमिली या एम्प्लॉय जो है उसका बेनिफिट उठाता है, तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। और कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ होती हैं जो चीफ कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एम्प्लॉयर द्वारा अपने परिवार की चिकित्सा पर किए गए व्यय जो हैं उसमें क्या होंगे, फुल्ली एग्जम्प्ट जो हैं वो होंगे। ये गवर्नमेंट की लिस्ट में हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो वो क्या माने जाएंगे, एग्जम्प्ट जो हैं वो माने जाएंगे। इसी तरह एम्प्लॉयर जो है अगर एम्प्लॉई या उसकी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। और इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर पेमेंट करता है और दूसरा रीइंबर्समेंट होती है। रीइंबर्समेंट का मतलब यहाँ पर क्लियर कर लेना, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि पहले एम्प्लॉय उनको पे करता है, फिर उसके बिल जो है एम्प्लॉयर को सबमिट करता है और फिर एम्प्लॉयर जो है छानबीन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद उसकी पेमेंट जो है वो करता है। तो दोनों चीज़ों में आपको के फ़र्क है गवर्नमेंट की लैंग्वेज में, टैक्स में, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग जो है वो कंसिडर किया जाता है। एक तो डायरेक्टली एम्प्लॉयर पे करता है आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, दूसरे क्या है कि पेमेंट जो है सारी एम्प्लॉय करता है, फिर वो बिल सबमिट करता है, वेरिफिकेशन के बाद उन बिल्स की पेमेंट जो है एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है, उसे रीइंबर्समेंट कहते हैं। तो दोनों ही केसेस में मेडिकल एक्सपेंसेस क्या होंगे, एग्जम्प्ट जो है वो होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना या अपने फैमिली मेंबर का किसी का ट्रीटमेंट प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाता है, जो कि उसमें एक्सपेंसेस करता है और एम्प्लॉयर जो है उसकी रीइंबर्समेंट करता है, तो वो 15,000 तक एग्जम्प्ट होंगे और बाकी जो हैं वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, टैक्सेबल जो हैं वो माने जाएंगे। क्लियर है। एक तो अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में फैमिली या अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या लोकल अथॉरिटी के किसी हॉस्पिटल में जो कि अप्रूव्ड है, जिसमें कि लिस्ट में नाम है, वहाँ पर एम्प्लॉई या अपना या अपने फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट कराता है तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, जो एम्प्लॉयर के द्वारा एक्सपेंसेस किए जाएंगे। तीसरा है स्पेसिफाइड डिजीज़ में स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कैंसर में है अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं, या हार्ट डिजीज़ के लिए हैं, तो उसमें अगर एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस करता है एम्प्लॉई या उसके किसी फैमिली मेम्बर पर, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे। या
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस भरता है, प्रीमियम भरता है, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। अगर वो इंश्योरेंस प्रीमियम को रीइम्बर्स करता है, रीइम्बर्समेंट का मतलब मैंने बता दिया आपको पहले, वो भी क्या होगा, एग्जम्प्ट जो है वो होगा। अगर प्राइवेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट किया जाता है और एम्प्लॉयर जो है उसकी रीइम्बर्समेंट करता है या खर्चों की पूर्ति करता है, तो वो 15,000 तक क्या होंगे, एग्जम्प्ट जो है वो होंगे। और उसके बाद जो है, और इसमें चेंज है 1920 में से अब ये अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट जो है वो नहीं होगा। उसके बाद जो है, भारत के बाहर कई डिजीज़ ऐसी हैं जिनका इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं है, या डिजीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि इंडिया में उसका नहीं है, तो उसमें जो है एम्प्लॉय के ऊपर या उसके किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर भारत के बाहर फॉरेन कंट्री में जो है ट्रीटमेंट करवाता है, तो जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव होगा, क्योंकि आपको करेंसी जो है वो एक्सचेंज करानी पड़ती है फॉरेन में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो रिजर्व बैंक जो है जितनी परमिशन देगा वहाँ तक जो है वो एग्जम्प्ट होगा। और अगर फॉरेन में जो पेशेंट है उसके एक अटेंडेंट का खर्चा जो है फॉरेन में रहने के लिए करता है, तो उसके लिए भी जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको परमिशन देगा वहाँ तक जो है वो एग्जम्प्ट होगा। और ट्रैवलिंग ध्यान से देखना, मेडिकल एक्सपेंसेस का तो एग्जम्प्ट होगा जितना रिजर्व बैंक परमिशन देगा, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वहाँ तक एग्जम्प्ट होंगे अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा जो है वो नहीं है। और इसी तरह अगर एम्प्लॉय खुद एक्सपेंस करता है और बाद में नियोक्ता उसकी पूर्ति करता है व्यय की, जो मैंने बताया रीइंबर्समेंट करता है, तो उस केस में भी वो क्या माना जाएगा, एग्जम्प्ट जो है वो माना जाएगा, बशर्ते कि वो इस कंडीशन को पूरा करता है कि रिजर्व बैंक जितने की परमिशन देगा और अटेंडेंट की ट्रैवलिंग के लिए उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका जो है एग्जम्प्टेड पार्ट माना जाएगा। इसमें इलास्ट्रेशन दी हुई है, 6th इलास्ट्रेशन है, हम इसको पढ़ते हैं और फिर जल्दी से करते हैं। आप देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राम। ग्रॉस एनुअल सैलरी 1,95,000। हमने यहाँ पर जो है निम्न सूचना से मिस्टर राम की सकल आय ज्ञात कीजिए। हमने उसकी ग्रॉस एनुअल सैलरी 1,95,000, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर को दिए गए हैं। अब ये 15,000 जो मैंने बताया था वो अब एग्जम्प्ट नहीं है 1920 से, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। आप देखो सैलरी कितनी हो गई, 1,95,000 ग्रॉस सैलरी, और फिर प्राइवेट प्रैक्टिशनर को दिए हुए 30,000, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद वो कहता है मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा जो है एक्सपेंसेस चुकाए गए हैं ये टैक्सेबल नहीं होंगे, नील हैं। और हॉस्पिटल अप्रूव्ड है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉय इन हॉस्पिटल बाय इन्हें हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर, एम्प्लॉई ने किए और फिर बाद में जो है उसने क्या कर दिए, एग्जाम अप्रूव जो है वो रीपेमेंट उसकी कर दी, रीइंबर्समेंट कर दी, तो ये क्या है 10,000, ये भी क्या माने जाएंगे, एग्जम्प्ट जो है वो माने जाएंगे, ये भी क्या होंगे, एग्जम्प्ट जो है वो होंगे। आप देखो सैलरी 1,95,000, प्राइवेट प्रैक्टिशनर को दिए 30,000, टैक्सेबल हो गए। जो जो एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट पेमेंट की चीफ कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, वो भी नील हो जाएंगे, और जो एम्प्लॉय ने पे किए और बाद में पूर्ति की वे भी फुली एग्जम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट बोर्न बाय एम्प्लॉयर। इसके लिए हमें जो है उसकी ग्रॉस एनुअल सैलरी देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बाय द एम्प्लॉयर आउट ऑफ अमाउंट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1.5 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ, मैंने बताया था कि परमिशन कितने की मिलेगी, जितना आरबीआई जो है वो परमिट करेगा। आरबीआई ने कितनी परमिशन दी, 1 लाख तक, इसका मतलब बाकी 50,000 जो है वो
क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। फॉरेन में ट्रीटमेंट हुआ है 1,50,000 और उसमें से 1 लाख जो है उसने अप्रूव किए हैं। उसके बाद जो है वो आपका हो जाता है द एम्प्लॉयर रीइंबर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज ग्रैंडफादर डिपेंडेंट ऑन हिम। ग्रैंडफादर के लिए जो है कोई एग्जम्पशन नहीं है। फैमिली डिपेंडेंट में जो है वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे जो हैं वो आते हैं, तो दादा को परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता इस पर्पस के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के पर्पस के लिए। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ हिज डॉटर एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इज 1 लाख। तो ये भी क्या होते हैं, एग्जम्प्ट जो है वो होते हैं, जो उसकी डॉटर के उस पे किए गए। आप लिख देना